जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अदनान मोहिउद्दीन, ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज हम बात करेंगे नी पेन के हवाले से, नी के ऑस्टियोआर्थराइटिस के हवाले से कि ये होता क्या है और कैसे डेवलप होता है और उसकी रीजंस क्या होती हैं। इनकी सबसे बड़ी रीजन एक तो हम ये देखते हैं कि फैमिली के अंदर हमारे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, हमारी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो सकती है। अगर हमारे पेरेंट्स को या सिबलिंग्स में से है तो हमें भी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के होने के चांस काफ़ी हैं। तो ये फैमिलीज में रन करता है और जिन फैमिलीज में रन करते हैं उनमें हमने देखा है कि अक्सर जो हाथ के अंगूठे हैं उनके अंदर भी जो है थंब का आर्थराइटिस भी कॉमन होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की 4 स्टेजेस होती हैं। इसमें जो पहली स्टेज होती है वो एक्सरे के ऊपर, उसमें कोई चेंज नहीं आती। अगर हम देखते हैं तो एक्सरे नॉर्मल होता है और मरीज कभी शाज़ो नाज़िर कंप्लेन करता है कि मुझे नी में पेन है और अमूमन एक आधा दिन दवाई खाता है और ठीक हो जाती है। और उसमें इंटरमिटेंट पेन पे फ्री पीरियड जो है वो काफ़ी ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से मरीज कभी भी डॉक्टर के पास नहीं आता। तो ये पहली स्टेज होती है। स्टेज 2 में मरीज की जॉइंट स्पेस जो अंदर वाली साइड से, जो मिडिल साइड की जो जॉइंट स्पेस है वो नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से उसको सीढ़ियां उतरते चढ़ते या नीचे बैठते हुए प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ तक भी मरीज हमारे पास कम ही आता है, चूंकि यहाँ पे भी कुक अपनी लाइफ को अडॉप्ट कर लेता है और उसके साथ उसके पेन जो है वो मैनेज रहता है। अमूमन हमने देखा कि हमारे पास जो मरीज है वो स्टेज 3 पे प्रेजेंट करता है, जब टिबियल स्पाइकिंग होती है, नी के अंदर नोक्स बननी शुरू हो जाती हैं, जॉइंट जो है उसकी तोड़ फोड़ ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी सरफेस रफ हो जाती है और उसके अंदर जो नरम झिल्ली है वो काफी हद तक डैमेज हो जाती है। तो फिर पेशेंट को जब पेन होता है तो हमारे पास आता है और बाज दफा तो पेशेंट हमारे पास स्टेज 4 के ऊपर आता है। तो स्टेज 1 के ऊपर जो इसका ट्रीटमेंट है वो आज हम डिस्कस करते हैं। उसमें जो मेन रोल है वो पेशेंट की तरफ है, जिसमें 20% वॉक है, 20% लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, डाइट मॉडिफिकेशन है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। इसी तरह से स्टेज 2 और 3 के ऊपर भी अभी दुनिया में 3 किस्म के इंजेक्शंस हैं और काफ़ी सारी मिथ्स हैं लोगों को इंजेक्शंस के हवाले से। कुछ लोगों का ख्याल है कि इंजेक्शंस नहीं लगने चाहिए और लगने चाहिए तो कौन से लगने चाहिए। तो किसी टाइम पे तो पुराने ज़माने में लोग स्टीरॉयड इंजेक्शन लगाते थे, लेकिन जो ज़माना चेंज होता गया फिर कुछ जेल वाले इंजेक्शंस आ गए, वो भी लगाने शुरू हो गए। तो उनका भी एक रोल था। फिर दुनिया में जो रिसेंट एडवांसमेंट आई उसके अंदर स्टेम सेल थेरेपी या पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, के हम मरीज का ही ब्लड लेते हैं और उसके प्लेटलेट्स को सेपरेट कर लेते हैं और वो फिर हम जो है सिरिंज की मदद से मरीज के नी में इंजेक्ट करते हैं विद द होप के कार्टिलेज जो है उसकी रीजनरेशन हो। तो बेसिकली इट्स अ रीजनरेशन थेरेपी। अभी दुनिया रीजनरेशन थेरेपी की तरफ मूव कर गई है। तो हम फ्रीक्वेंटली अपने हॉस्पिटल में पेशेंट्स के पीआरपी सेशंस करते हैं और उससे हमारे मरीज जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर फील करते हैं। तो ऐसे लोग जिनको लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने के बावजूद, फिजियो करने के बावजूद, मेडिसिन लेने के बावजूद भी नहीं फर्क पड़ा, तो वो लोग पीआरपी के कैंडिडेट्स हैं। और अमूमन स्टेज 4 में फिर हम जाके देखते हैं कि अगर मरीज को कुछ साथ में कोमॉर्बिड्स नहीं है, उसके किडनीज ठीक है, उसका हार्ट ठीक है, उसका वेट ठीक है, तो स्टेज 4 में फिर हम मरीज को रिकमेंड करते हैं कि वो टोटल नी रिप्लेसमेंट करवाए ताकि ये लाइफ टाइम प्रोसीजर हो। और जो पीआरपी के पूछते हैं अक्सर लोग कि इसके नुकसानात क्या हैं, तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी इज द पार्ट ऑफ योर बॉडी। ये आप ही की बॉडी का पार्ट है, जो ब्लड हम लेते हैं और उसमें से प्लेटलेट्स को एक्सट्रैक्ट करके फिर हम नी जॉइंट के अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो इसके साइड इफेक्ट्स जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। समहाउ हमने कभी देखा है कि मरीज को कभी होता है कि उसको स्वेलिंग हो जाए थोड़ी बहुत, या उसका पेन थोड़ा बहुत को 2-3 दिन के लिए एग्रेवेट हो जाए। अदरवाइज इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर और हम पीआरपी किया जा सकता है पेशेंट्स को। सेकंड स्टेज के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट है। थर्ड स्टेज के ऊपर भी हम अटेम्प्ट करते हैं, उसमें भी समहाउ मरीज का टाइम बाय हो जाता है। लेकिन फोर्थ स्टेज के ऊपर अमूमन हम मरीज को रिकमेंड करते हैं कि वो पीआरपी ना कराए, फिर वो टोटल नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाए।